नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। बात बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि आज विजय दिवस है और आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अलग हुआ। यानी कि भारतीय सेना के सामने जो पाकिस्तान सेना थी वो लड़ रही थी, 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके थे और बांग्लादेश का निर्माण होता है। लेकिन आज ही के दिन जो वहां की मुख्य पार्टी अवामी लीग की नेता हैं और इन दिनों जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, शेख हसीना, उन्होंने अभी की बांग्लादेश की अंतिम सरकार को खूब लताड़ एक बार फिर से लगाई। बहुत खरी खोटी सुनाई गई है। बांग्लादेश के हालातों पर खूब जमकर कोसा है यूनिस सरकार को। निपुण जी, आज की याद भी जी यूनिस नहीं आ रही होगी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आ रही होगी और मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार के हालात हम देखते हैं बांग्लादेश में, तो शेख हसीना जैसी डांट लगाई है, तो वो तो है ही, स्वाभाविक सी बातें हैं। लेकिन उससे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे भारत के सभी नागरिकों को कि आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई बड़ा समर्पण हुआ था, सरेंडर हुआ था 93,000 सोल्जर्स का। तो ये दुनिया का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और ये सरेंडर केवल ये नहीं कि आपको आपने कमजोर किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टुकड़े हुए, बल्कि ये सीधा-सीधा चुनौती थी अमेरिका की। अमेरिका की भी चुनौती का मैंने क्या दिया था, जवाब दिया था। और अमेरिका को इतना बुरा लगा था कि उसके बाद कई सालों तक अमेरिका इसी बात को देखता रहा कि भारत ने कैसे मुझे चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। तो पहले तो मैं इसकी बात कहूँगा। दूसरा, ये विजय थी उन सभी नागरिकों की जिनके ऊपर नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था। धार्मिक रूप से एकता की बात करते थे, लेकिन नस्लीय भेदभाव उनके साथ इस कदर था कि बंगालियों को पावर नहीं देनी है, पावर का जो सेंटर रखना है उसको रखना है, पंजाबी पाकिस्तान को रखना है। तो ये कहीं न कहीं उन सभी जो लाखों बंगाली महिलाओं ने जिस प्रकार के अत्याचार सहे, उन सबको समर्पित ये है। और उन सबको क्या करते हैं, हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि उनका जो बलिदान था इसके लिए, आज कहीं न कहीं बांग्लादेश उस सबको भूल चुका है, या वर्तमान जो है, वो भूल चुके हैं। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर क्या था कि देखिए, आज आप बांग्लादेश की जो स्थिति देखेंगे, बांग्लादेश में जो आज चल रहा है, वो वैसा ही चल रहा है जैसा 1971 की स्थिति थी। 1971 में हम देखें कि आप पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, तो करीब 25 से 30% ऐसी आबादी थी जो कहीं न कहीं रज़ाकार मतलब जो कहीं न कहीं पाकिस्तान का समर्थन करती थी। और जब पाकिस्तान ने वहाँ पर अत्याचार शुरू किए, तो इन रज़ाकारों ने समर्थन किया था किसको? पाकिस्तान के अत्याचारों को। पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने वहाँ पर एट्रोसिटीज़ की थी, अत्याचार किए थे। हमारे कई सैनिकों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये तक लिखा है कि एक-एक पाकिस्तानी जो अधिकारी होते थे, सैनिक होते थे, उनके बंकरों से, उनके टेंट जो उनके रहने की थे वहाँ पर, उसमें से 5-5 6-6 बंगाली महिलाएँ मिलती थी। एक-एक अधिकारी के पास 5-5 6-6 महिलाएँ। अब आप सोचिए किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर कौन कर रहा था? पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग कर रहे थे। तो उस स्थिति में आपका क्या, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, जिसमें बड़ी भूमिका क्या थी? भारत की थी। 93 सोल्जर्स को, जो 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर भी कराया था। अब जो रज़ाकार थे, जिनको आपको याद होगा शेख हसीना ने उस समय जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे शेख हसीना के अगेंस्ट, तब उन्होंने कहा था कि जो ये प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं, ये रज़ाकार हैं। तो इसको लेके बड़ा बवाल हुआ था वहाँ पर कि हमको रज़ाकार कैसे कह दिया, रज़ाकार कैसे कह दिया। भाई आज तुम्हारी जो हरकतें हैं, वो रज़ाकार से कमतर हैं क्या? आप जिस प्रकार से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो वॉयलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो उसी तरह से थी जैसी हिंसा उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, सेना ने, रज़ाकारों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ की थी, ये कुछ-कुछ वैसी ही है। और आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर
आप देखेंगे 3 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो लोग जो आज भी रज़ाकार से अपने आप को लिंक करते हैं और कम संख्या नहीं 25-30% आबादी है ये। और आप देखेंगे करीब 25 से 30% आबादी जो है, वो ऐसी आबादी है जो अवामी लीग के साथ है और अवामी लीग के साथ होते हुए किसका साथ दे रही है? वो साथ दे रही है किसका? भारत का साथ दे रही है, भारत के साथ खड़ी है। और हम देखें तो बाकी कुछ ऐसे भी थे वहाँ पर, जो कहते थे हमको अलग हो जाना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ना तो वो पाकिस्तान के विरोधी थे, ना पाकिस्तान के समर्थक थे, वो न्यूट्रल थे। जिनको हम कह सकते हैं बंगाली राष्ट्रवाद, बंगाली नेशनलिज्म। हमने 1971 में जो इन्वॉल्वमेंट किया तो उसकी कई सारी वजह थी। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बदतमीज़ियाँ करनी शुरू की, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया, तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए थे, जिसमें एक मुक्ति वाहिनी थी। 1-2 ग्रुप ऐसे भी थे जिनको चीन समर्थन दे रहा था। हमको ये भी डर था कि अगर हमने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा ना हो जो चीन समर्थित ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पर ताकतवर हो जाए और वो वहाँ पर क्या कर लें, कूप कर दें, वहाँ पर तख्ता-पलट कर दें। ऑलरेडी 62 में चीन की भारत की लड़ाई हो चुकी थी जिसमें हम लोग हारे थे। तो हमारे पास में विकल्पों की बहुत सारी अनुपस्थितियाँ थी। उन्हीं अनुपस्थिति को फिल करने के लिए हम पहुँचे कहाँ पर आपका बांग्लादेश के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जब पूर्वी पाकिस्तान में हम गए तो हमने उनको हराया, हरा के सरेंडर कराया और सरेंडर कितने दिन के अंदर? सोचिए 13 दिन के अंदर ही 3 दिसंबर को अटैक हुआ था पाकिस्तान के भारत के ऊपर। भारत के जो एयर बेसेस हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया था। मात्र 13 दिन के अंदर इतनी बड़ी हार जो हुई थी, पाकिस्तान आज भी 1971 के को भूलता बावजूद नहीं है। भी 93,000 सैनिकों के आत्मसमरण के बावजूद भी आज वही यूनिस है, वही कट्टरपंथी अंतरिम सरकार है और वही कट्टरपंथी सरकार समर्थक जो ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलने की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ रहने बिल्कुल। की बात करते हैं। और कितनी शर्मनाक ये देखिए बात है कि जिनसे लड़के आपने अपना देश बनाया, आज फिर वापस वहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो मजे ले रहा। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है चेतन जी। मैं देख रहा हूँ मीडिया में खबरें ठीक से नहीं चल रही हैं। आप देखिए मैंने क्या कहा 25 से 30% ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ थे जिनको शेख हसीना खुद रज़ाकार कहा। वही तो लोग आज हावी हुए हैं वहाँ पर। हम्म। और जो 25-30% लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, वो जो आज रज़ाकार वहाँ पर हैं या आज जो जमात इस्लामी जो रज़ाकारों का ही ग्रुप है, वो ये चाहते हैं कि 25 से 30% जो न्यूट्रल लोग हैं, वो एंटी इंडिया सिम्पटम अपने पास अंदर रख लें और एंटी इंडिया में रखकर हमारा नंबर 50% से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्शन कराएँ ताकि जमात इस्लामी वहाँ पर दोबारा से पावर में आ जाए। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि 25-30% लोग ऐसे हैं जो अवामी लीग के समर्थक हैं, 25-30% जमात इस्लामी के समर्थक हैं, 25 से 30% आपको न्यूट्रल देखने को मिलेंगे। सारा गेम वहाँ पर जो इस समय वर्तमान सरकार कर रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन इसलिए कर रही है ताकि इंडिया प्रोवोक हो और हम पर कोई अटैक करे ताकि वो 25-30% को हम लोग क्या कर सकें, अपनी तरफ शिफ्ट कर सकें। उसके बाद हम इलेक्शन कराएँ और इलेक्शन में पावर में आ जाएँ। ये सिंपल सी थ्योरी है वहाँ पर। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान ने तो जब यहाँ से 90,000 सोल्जर्स को ले गया, भुट्टो लेकर गए। भुट्टो ने उनको कसम दिलाई कि कसम खाओ, जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाएँगे तुम चैन की नींद लोगे और वहाँ नारा लगा था उस समय 1971 में बात कर रहा हूँ, 1972 में, 72 में बात कर रहा हूँ। क्या नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, डेडनेस, डेडनेस, डेडनेस। ये नारा 1972 में पाकिस्तान के अंदर लगा था। वो नारा आपको आज भी आपको सुनने को मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है पाकिस्तान में नहीं, वो भारत में आपको सुनने को मिल जाता है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस नारे को बहुत पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य की बात हो जाती है ये, बेहद दुर्भाग्य की बात हो उस जाती है कि जो जी। कुछ वहाँ के समर्थित लोग हैं, यहाँ के खाने वाले और वहाँ की गाने वाले, वो अभी भी हैं और उनको पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि बहुत तेज़ी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो शेख हसीना ने बहुत बुरी तरह से एक बार फिर मोहम्मद यूनुस को लताड़ा है। यही मेरा सवाल एक बार फिर वही आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि चुनाव होने देना नहीं चाहते हैं मोहम्मद यूनुस और आने वाली स्थिति अब क्या हो सकती है? अब जहाँ हम खड़े हैं, भारत के साथ वो लगातार रिश्ते खराब करते आ रहे हैं और वो चाहते भी नहीं कि भारत के रिश्ते अब अच्छे भी हों। जी। देखिए, एक तो पाकिस्तान जब से 71 से प्रयासरत था कि कैसे बांग्लादेश में अपना पूरा हम लोग प्रभाव बनाएँ।
सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और काफ़ी बड़े संख्या में उन्होंने अपने आप को जोड़ने को प्रयास किया वहाँ के लोगों से और वहाँ पर ये कूप हुआ, ये रिज़्यूम वहाँ पर चेंज हुआ। अब जो वहाँ पे बात है कि जो हालात आज हैं, देखिए इस हालात का समस्या का समाधान यही होगा कि शेख हसीना और शेख हसीना के जो समर्थक हैं, हमारी आवश्यकता ये है कि हम उसको क्या करें, प्रवोक करें, उसको उन लोग क्या करें सपोर्ट करें, उनको ताकत गेन करने में जो उनके हाथ से ताकत चली गई है, इसको दोबारा से गेन करने में क्या दें, सहायता दें, हेल्प दें। तब जाके वहाँ पे क्या होगा कुछ परिवर्तन होगा, कुछ संभावनाएँ बढ़ेंगी। तो पहले तो बात ये कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी बांग्लादेश में सेक्युलर पावर्स हैं, उनकी हम ताकत को क्या करें, वृद्धि करें, ताकत को बढ़ाएँ, ताकि वो खुद ही माकूल जवाब दें किसको आपका बांग्लादेश के जो रज़ाकार या जिस प्रकार जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन हैं। दूसरा बाहर से मिल रहा जो सपोर्ट है, जैसे आप जानते हैं कि जो डीप स्टेट का और अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट यूनुस के साथ में है, वो सपोर्ट जैसे ही समाप्त होगा, खत्म होगा, ऑटोमैटिकली ये क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, ये समर्पण वाली भावना आएँगे। अब आप देखें, अभी हाल-फिलहाल में क्या हुआ है कि यूनुस ने कहा तो है कि हाँ, कुछ लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं और 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते-आते। जितना डैमेज होना था उस समय ऑलरेडी इतना डैमेज कर चुके हैं। अब क्यों आ रहे हैं? यूनुस कह रहे हैं स्वीकार किया कुछ तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। उनको दिख रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप वो हैं जो भारत के साथ नज़दीकियों का समर्थन कर रहे हैं। भारत से हमारी नज़दीकियाँ होनी ही चाहिए। तो अब जो अमेरिका से सपोर्ट मिलता था बांग्लादेश को, वो मिलना बंद होगा और कहीं न कहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट पर भी क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे बहुत सारे हालात बदलेंगे, लेकिन अभी तो क्या चल रहा है टाइम पास करना है। नहीं तो इतने में क्या होगा काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुके होंगे। भई आज हम देखिए 16 तारीख है और 16 से लेके 20 जनवरी 1 महीना करीब आपको पड़ा हुआ है। तो 1 महीने में काफ़ी कुछ गड़बड़ी की संभावना बनती है कि वो काफ़ी कुछ गड़बड़ी करके सब क्या करेंगे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बात उसी संदर्भ में ये की जा रही है कि जो भारत को बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है, फूँक-फूँक पर कदम रखने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा एग्रेशन बांग्लादेश की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को भारत के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है और ये कामयाबी होगी बिल्कुल, किसकी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। बिल्कुल कामयाबी होगी और सबसे बड़ी बात यही है कि अब हम इस इश्यू को कैसे टैकल करते हैं कि वहाँ के जो कई जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर जो हिंदू समुदाय है, वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहा है और भारत ने भी इस माँग को अब तेज़ कर दिया गया है कि किसी भी तरह बांग्लादेश में जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, उनको रोका जाए और उसमें कठोर कदम भारत अब उठाए और हम बार-बार चेतावनी दे रहे हैं। हमारी तरफ से कोशिश की गई, अब बारी है बांग्लादेश की कि वो क्या स्टैंड आने वाले समय में लेता है और नहीं लेता है तो भारत सरकार आगे क्या करती है, हमारा विदेश मंत्रालय क्या करता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही ऐसी जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।